नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शेरशाह प्रत्येक इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, दो महाराष्ट्र के नेताओं ने, जी हां, दो नेताओं ने 48 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह यूं कहे कि बीजेपी की चुनावी कश्ती को डुबो दिया है। पूरा 2024 का लोकसभा चुनाव खराब करके रख दिया है भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से अगर देखें तो। लेकिन दोनों के राजनीतिक भविष्य के, इन दोनों के राजनीतिक पार्टियों को खराब करने में भारतीय जनता पार्टी की अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जी हां, लेकिन एक ऐसा राज्य, जिस राज्य के भीतर स्वाभिमान, भावना प्रधान राजनीति और धोखा, दगाबाजी, इन सब के लिए कोई जगह नहीं होती। चाहे बात समाज की हो, चाहे बात राजनीति की हो, चाहे बात किसी भी दूसरे तरह की धोखेधारी की हो, लेकिन सबने 2 साल के भीतर देखा कि इस राज्य के बोते इस राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट को, विद्वान न्यायाधीश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब को यहां तक कहना पड़ा, एक संविधान पीठ बनानी पड़ी, गवर्नर पर सवाल उठाने पड़े। और उस राज्य ने जिस प्रकार से राजनीति के दांव पेच को मुंबई से लेकर के सूरत, गोवा, गुवाहाटी होते हुए देखा, 50 खोखे एकदम ओके के पूरी बिसात को बेचते हुए खुले आंखों से देखा और उस बिसात को पूरे कामयाब होते हुए देखा। अब आज के दौर में आप ये बात आप कह सकते हैं कि उस राज्य के भीतर 48 में 35 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हो चुका और 13 सीट अभी भी बाकी है। लेकिन ये क्या 13 लोकसभा की सीटें 13 नजारे दिखा चुकी है भारतीय जनता पार्टी को, या यूं कहे मोदी को, उस भारतीय जनता पार्टी को जिसने एनडीए के बैनर तक राज्य में 42 लोकसभा की सीटें जीती थी, 48 लोकसभा की सीटें में 42 2019 की लोकसभा सीट में जीती थी। लेकिन महाराष्ट्र के राजनीति दो चेहरे के, दो नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। शरद पवार की बात अगर करें तो मराठा छत्रक्ष, उद्धव ठाकरे की बात करें तो बाल ठाकरे, उत्तराधिकारी और उद्धव ठाकरे। लेकिन इन दोनों ने मिलकर, भले ही इनकी पार्टी छीन ली गई, सिंबल तक छीन लिया गया, पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए, चाहे वो ईडी के दबाव में गए हो, या चाहे सीबीआई के दबाव में गए हो, चाहे वो कथित सत्ता के लालच में गए हो, या फिर किसी न किसी तरह के प्रलोभन या दबाव जो दूसरे तरह का भी हो सकता है, उस वजह से गए। लेकिन पानीपत की लड़ाई के जमाने से मराठा राजनीति, महाराष्ट्र की भावनाएं और छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों के लेकर के उस असूल पर चलने वाले महाराष्ट्र के मराठी समाज ने, महाराष्ट्र के लोगों के बीच नागपुरी आरएसएस का कोई वजूद दिखाई नहीं देता। आज तक गुजरात लॉबी अपनी जमीन तैयार नहीं कर पाई, और जब वो जमीन नहीं तैयार कर पाई तो उस जमीन को तैयार करने के लिए जिस प्रकार से घात और प्रतिघात का सहारा लिया गया पिछले कुछ दिनों में, उस घात और प्रतिघात के बावजूद उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने जमीन से उठाकर अपनी पार्टी को एक बार फिर से स्थापित कर दिया। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, ये लोकसभा चुनाव एनडीए नहीं लड़ रहा है, ये लोकसभा चुनाव महाविकास आघाड़ी नहीं लड़ रही, उद्धव ठाकरे शरद पवार की पार्टी नहीं लड़ रही, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही। ये लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र की जनता लड़ रही है। महाराष्ट्र की जनता अपने आत्मसम्मान के लिए मराठी मानुष लड़ रहा है, और वो महाराष्ट्र जिसने समान सुधारक आंदोलन की शुरुआत उस दौर में किया था, जिस दौर में हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर विषमता इस कदर हावी थी, जिस विषमता को आज भी एक बहुत कड़वी सामाजिक सच्चाई के तौर पर स्वीकार करना पड़ता है। उस महाराष्ट्र ने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जैसे समाज सुधारकों के बूते एक नई तस्वीर पेश करने का प्रयास किया। लेकिन आज के महाराष्ट्र के भीतर, उस महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र के भीतर हिंदुस्तान के चाल चरित्र और चेहरे को एक समता मूलक समाज की तरफ ले जाने की कोशिश की, उस महाराष्ट्र की राजनीति को धोखा, गुवाहाटी मॉडल, दगाबाजी और इन सबसे आगे बढ़कर के 50 खोके एकदम ओके का कथित नैरेटिव मराठी मानुष बर्दाश्त करने की स्थिति में 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं है। और ये साफ साफ दिख रहा है, जिन 35 लोकसभा सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके, वोटिंग हो चुकी, या बचे हुए 13 लोकसभा की सीटों पर चुनाव बचा हुआ जो होगा, उसमें दो लोगों का जलवा है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार। शुरुआत उद्धव ठाकरे से। आखिर कौन सी परिस्थितियां जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में, और वहां राहुल गांधी के लिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल के, या भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आगे बढ़कर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए
यह पूरी इंडिया गठबंधन, पूरी इंडिया अलायंस के लिए एक उर्वर जमीन मुहैया कराएगी। ये उर्वर जमीन जो है निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने ही मुहैया कराया। उद्धव ठाकरे की अगर बात की जाए तो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि बाला साहब ठाकरे के वो विरासत, मुंबई के वो बेताज बादशाह, वहां से जो मुंबई के किसी भी राजनीतिक सत्ता के ऊपर भारी पड़ने वाली बात है। बाला साहब ठाकरे का फरमान ही मुंबई का फरमान हुआ करता था। और आज के दौर में दो गुजराती जो भारत देश के सत्ता के शीर्ष पे काबिज है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो मुंबई के शीर्ष पे काबिज होने की जो कोशिश थी उनकी, वो कोशिश में असफल रहे। मराठी मानुष ने क्या उन दोनों को नकार दिया है? कमोबेश लक्षण तो ये दिखाई पड़ते हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार 32 महीने चली महाराष्ट्र में, महा विकास आघाड़ी की सरकार थी, और उस सरकार को गिराने के लिए एक एक करके जैसे लग रहा था कि ऑटो रिक्शा के तौर पर चार्टर्ड प्लेन उतर रहे थे और गुवाहाटी जा रहे थे। विधायक वहां पहुंच रहे थे, विधायकों की खातिरदारी की जा रही थी, और उस खातिरदारी के साए तले गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी एक ऐसे खेल और तमाशे को राजभवन के दुरुपयोग करते हुए, राजभवन का दुरुपयोग करते हुए एक बेहद घटिया राजनीति में अपना योगदान देते हुए और राज्यपाल के पद की गरिमा को छिन्न करते हुए जिस प्रकार से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सियासत को, उनकी पार्टी को खत्म करने की, तोड़ने की पूरी साजिश का हिस्सा बनते हुए राज्यपाल नजर आए थे, अब देश की जनता को साफ साफ दिखाई दे रहा था इन साजिशों को अहमद साहब दाली के दौर में, औरंगजेब के काल में जब मराठी मानुष बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो क्या आज के दौर में वो बर्दाश्त करने की स्थिति में होगा? क्या आज के दौर में मराठी मानुष जिस सूरत के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई बार आक्रमण किया था, उस सूरत के रास्ते जो है सरकार गिराने के लिए, मराठी मानुष की सरकार, महाराष्ट्र के लोगों की सरकार को गिराने के लिए जिस गुवाहाटी मॉडल की कथित ड्रामा को रचा गया, क्या महाराष्ट्र की लोगों ने वो देखा नहीं? दरअसल देखा, सब कुछ खुली आंखों से देखा, अपने आंखों के सामने देखा, और उन सब का नतीजा इस 2024 के लोकसभा चुनाव में दिख रहा है। हिंदुस्तान के में जिस किसी राज्य के भीतर, किसी एक राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी हराओ अभियान सबसे मजबूती से चल रहा है तो महाराष्ट्र है, जहां भाजपा हराओ का अभियान चल रहा है। उसके जड़ में क्या है? वो 2022 का वो धोखा है जिसको गुवाहाटी मॉडल कहते हैं आमतौर पर। उद्धव ठाकरे की पार्टी एनसीपी के तोड़ने की कवायद है, उस सरकार को गिराने की कवायद है जिसमें कोरोना काल में चाहे शिव सैनिक हो, चाहे उद्धव ठाकरे की सरकार हो, चाहे वहां के एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सबों ने मिलकर के जिस प्रकार से मराठी मानुष को या फिर दूसरे राज्य के लोग भी महाराष्ट्र के भीतर रहते हैं, उनके कष्ट को कम करने, सुविधाओं को, भोजन को लॉकडाउन के दौर में जमीन पर जो पहुंचाने का काम किया, उसने उद्धव ठाकरे की छवि को बाल ठाकरे के विरासत के साथ और समृद्ध करने की कोशिश किया और आगे बढ़ाने की कवायद की। बाला साहब ठाकरे के बारे में कई लोग कहते हैं कि उनकी राजनीति उग्र हिंदुत्व की राजनीति थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की सियासत हिंदुत्व की सियासत तो है। आज महाराष्ट्र के भीतर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति से अगर पूछ लिया जाए, वो ये बात कहेगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने उनके लिए कितना काम किया था। वो कहेगा कि बीएमसी के चुनाव को कोई ना कोई बहाना लगाकर क्यों टाला जा रहा है, क्योंकि मुंबई के भीतर म्युनिसिपैलिटी का, नगर पालिका का चुनाव अगर हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का झोला कमंडल वहीं से सिमट जाएगा, लेकिन चुनाव नहीं हुआ तो क्या झोला कमंडल नहीं सिमटा? आज आप बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को ऐसी कौन सी ऐसी सीट है महाराष्ट्र के भीतर जो आज के दौर में सेफ सीट मानी जाती है, जिससे पे वो चुनाव जीत जाएगी? कोई कह पाने की स्थिति में नहीं होगी। 4-5 सीटें कड़े मुकाबले में कहे जाते हैं, बाकी सभी सीटों को माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत पीछे है। पीयूष गोयल मुकाबले में तो कहे जाते हैं, जीत को लेकर के निश्चित नहीं किए जाते हैं। नितिन गडकरी साहब, चुनाव हो चुका है, मुकाबले में तो बताया जा रहा है, जीत को लेकर के निश्चिंत नहीं बता। गोपीनाथ मुंडे का इलाका भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलता हुआ साफ साफ दिख रहा है। तो इन सब के पीछे जो है हालात किसने ऐसा बनाया? महाविकास आघाड़ी की बुनियाद के पक्ष में एक सहानुभूति लहर महाराष्ट्र में किसने पैदा किया? उद्धव ठाकरे ने किया। और जब लहर उद्धव ठाकरे ने पैदा की तो फिर वहां पर नरेंद्र मोदी फैक्टर का कोई वजूद ही नहीं बचता है, फिर वहां पर अमित शाह की चाणक्य नीति का कोई वजूद ही नहीं रहता।
आप ध्यान दीजिएगा, चाणक्य नीति तथा कथित चाणक्य नीति बीजेपी का चाणक्य विधायकों और कार्यकर्ताओं को दोनों के ऊपर खास तौर पे मैंने विधायक सांसदों को तोड़ने के लिए तो कामयाब हो सकते हैं, ईडी के इस्तेमाल में वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन जनमत को बदलने में वो कामयाब नहीं हो सकते। जनमत को बदलने का काम जो है महाराष्ट्र जैसे राज्य के भीतर मराठी मानुष ही कर सकता है। एक मराठा आरक्षण के आंदोलन ने पूरे महाराष्ट्र को दिल्ली की सत्ता तक की नींद को उड़ा दी थी, लेकिन नींद उड़ने के बावजूद जो कवायद की गई उसने भारतीय जनता पार्टी का बचा कुचा जनाधार भी वहां से उड़ा करके रख दिया है। लेकिन आज के दौर में जब उद्धव ठाकरे की पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना यूटी, तो उन 21 लोकसभा की सीटों को अगर बात करें मोटे मोटे तौर पे महाराष्ट्र के लोगों से बात करने पे साफ साफ स्पष्ट पता चलता है कि उद्धव ठाकरे 21 सीटों पे नहीं लड़ रहे। उद्धव ठाकरे 48 की 48 लोकसभा सीटों पर ऑल 48 सीट पे महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 का लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को, उद्धव ठाकरे को, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए धन्यवाद जरूर देना चाहिए उद्धव ठाकरे को, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की जमाने में उस दौर में भी महाराष्ट्र के गिने चुने इलाकों के भीतर शिवसेना को कमजोर माना जा रहा था। आज वहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है ताकतवर हुई है, तो उसी सहानुभूति लहर के तहत सरकार गिराना, पार्टी तोड़ देना, सिंबल छीन लेना, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन तक घसीट को ले जाना और अंत तक संविधान पीठ बनाने तक मजबूर करना, सब कुछ मराठी मानुष ने देखा और झेला भी। संजय राउत लंबे समय तक जेल के भीतर रहे, इसे भी मराठी मानुष ने देखा। लेकिन उद्धव ठाकरे की सौम्यता, मधुर भाषा बोलने की उनकी आदत और इन सबसे आगे बढ़कर के उनकी मासूमियत, इस मासूमियत के सबसे बड़ा मुजाहरा तब दिखा जब उन्होंने राज्यपाल के आदेश के बाद राज्यपाल द्वारा गलत तरीके से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत असंवैधानिक करार दिया, गलत तरीके से फ्लोर टेस्ट करने के कहे जाने के बाद आधी रात को जब फेसबुक पे आके इस्तीफा दिया, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में माहौल तैयार हुआ, माहौल बना, वो अब तक का है। और उसी माहौल के बीच जो है राजनीति नए सिरे से महाराष्ट्र में हो रही। तो उद्धव ठाकरे को मुंबई में देखने की जरूरत नहीं। उद्धव ठाकरे को उनके पक्ष की सहानुभूति को विदर्भ के यूं कहे कि पूरे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, कोंकण, पूरे बारामती, हर जगह महसूस किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी भले ही टूट गई, उद्धव ठाकरे ने राजनीति को, अर्थमेटिक और केमिस्ट्री, गणित और रसायन शास्त्र दोनों को महाराष्ट्र में बदल। लेकिन क्या धोखा उद्धव ठाकरे को ही केवल मिला था? क्या पार्टी केवल उद्धव ठाकरे की ही तोड़ी गई थी बीजेपी के द्वारा? क्या बाला साहब ठाकरे की विरासत को ही छिन्न भिन्न किया करने की कवायद की गई थी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विरासत तो मराठा छत्रक शरद पवार की भी तोड़ी गई थी, पार्टी शरद पवार की भी तोड़ी गई थी, परिवार तक तोड़ा गया और परिवार को परिवार से भी लड़ाया गया। लेकिन जनता के बीच का जज्बा देख लीजिए कि 84 साल के शरद पवार महाराष्ट्र के किसी भी तालुका में जब वो निकल पड़ते हैं, तो शरद पवार मराठा आकांक्षाओं के एक ऐसे प्रतिनिधि जिनका असर सिर्फ मराठा समुदाय तक नहीं बल्कि सभी मराठी भाषी समुदाय के भीतर दिखता है। क्या सरकारी कर्मचारी, क्या बेरोजगार, क्या किसान, क्या कोऑपरेटिव से जुड़े हुए लोग, क्या संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, क्या दूध और प्याज को सड़क पे बहाने वाला महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के होने का मायने नरेंद्र मोदी से बेहतर कौन जान सकता? जब बारामती में जाकर नरेंद्र मोदी सरकार के लोग ये कहते हैं इस देश को 100 बारामती की जरूरत है। आज के दौर में बारामती की राजनीति और बारामती की विरासत को छिन्न भिन्न करने की जब कोशिश हुई और पूरे मराठा मानुष को दिल पे लग गया, और जब बात दिल पर लगा तो शरद पवार को जो लोग जानते हैं, जो शरद पवार को वो जानते हैं कि शरद पवार की राजनीति कैसे जमीन से उठ करके खड़ी होती है और कई बार जब जब खत्म करने की कोशिश होती है और ज्यादा मजबूती से। 38 साल की उम्र में वो मुख्यमंत्री बने थे, बसंत दादा पाटिल को सरकार को गिरा करके बने थे, राजीव गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी चुनाव, लेकिन राजीव गांधी ने साथ रहा, मुख्यमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री पद के दौर में बेहद कम अंतर से नरसिम्हा राव से पिछड़ गए थे शरद पवार। क्या इस बार पहली बार कोई मराठा छत्रक भी इस भारत देश में गठबंधन के दौर में प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकता है? ये उम्मीद 84 साल के शरद पवार से की जा सकती है।